नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन कोचिंग पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हमने जियोमेट्री स्टार्ट किया हुआ है, उसका बेसिक का पार्ट नंबर 1 हम करा चुके हैं। आज पार्ट नंबर 2 को हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लाइन और एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ थ्योरीज हम पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बाइलिंगुअल इसको समझाने वाला हूँ। आइए कुछ पहले बेसिक थ्योरी समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लाइनों को समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे लाइनों को, और उसमें सबसे पहले कौन सी लाइन, पैरेलल लाइन को हम समझेंगे कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। पैरेलल लाइंस मतलब समांतर रेखा, समांतर रेखा। ठीक है, समांतर रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके थ्योरी का हमें पता होना चाहिए कि समांतर रेखाएं बेसिकली होती क्या है। तो देखिए इनकी क्या पहचान है समांतर रेखा की। पॉइंट नंबर 1 में आप लिखेंगे ये हमेशा एक ही प्लेन में होती हैं, एक ही प्लेन में होती हैं। प्लेन में अभी आपको बताऊंगा, प्लेन में होती हैं। दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, नहीं काटती है। ठीक है, ये दो बात अगर आप याद रख लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे तीसरी बात भी आप याद रख सकते हो कि इनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता, इनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता, कॉमन पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, ये 3 बात अगर आपको पता है तो आपको पैरेलल लाइन समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आइए समझते हैं पहली लाइन का अर्थ क्या है। ये हमेशा एक ही प्लेन में होती है। प्लेन आपके 3 तरह के होते हैं, एक्स एक्सिस, दूसरा होता है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, दूसरा होता है आपका वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, और तीसरा होता है जी जेड एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, ये आपको समझना है। एक्सिस की स्पेलिंग अगर गलत हो तो देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथ के टीचर इंग्लिश के नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं एक्स एक्सिस क्या होता है। एक्स एक्सिस होता है ये, एक्स एक्सिस होता है ये। ठीक है, एक्स एक्सिस होता है ये, और इसमें ये दोनों लाइनें जो हैं एक दूसरे के पैरेलल कही जाएंगी। एक्स एक्सिस मतलब क्षैतिज, क्षैतिज को आप कह सकते हो। ठीक है, दूसरा होता है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस होता है ये, इसमें दोनों लाइनें ये एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल। तो तीसरा जो एक्सिस आता है वो होता है जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस होता है ये, इसमें इन दोनों लाइनों को आप पैरेलल समझते हो। ठीक है, तो मतलब देख रहे होंगे आप दूसरी लाइन में ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, मतलब एक दूसरे को काटती नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो आप देख रहे होंगे दोनों अलग अलग जा रही हैं। ठीक है, अलग अलग जा रही हैं, मिल नहीं रही हैं। ठीक है, तो इसलिए इस पैरेलल लाइन है। यहाँ भी दोनों को आपको दिख रहा होगा, ये आपको पैरेलल दिख रही है। ठीक है, उसके बाद अगर तीसरी लाइन में पढ़े, इनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता। जब ये कहीं मिलेंगी नहीं तो इनका कॉमन पॉइंट भी नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये पैरेलल लाइन होती है। अगर हम बात करें यहीं परपेंडिकुलर लाइन की, नंबर 2 हम बात करें परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस मतलब लंबवत रेखा, लंबवत रेखा। ठीक है, तो क्या होती है लंबवत रेखा, लंबवत रेखा के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये भी कोई से भी एक्सिस पे हो सकती है। तो इनके लिए अगर आप याद रखेंगे पॉइंट, तो ये हमेशा एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाती है, हमेशा एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। बात समझ में आ रही है आपको, 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। ठीक है, और हमेशा एक दूसरे को काटेंगी, हमेशा एक दूसरे को काटेंगी। वो वाली काटती नहीं थी, ये काटेंगी। ठीक है, और तीसरा पॉइंट भी आप लिख सकते हो कि इनका एक कॉमन पॉइंट होता है, जब काट रही हैं तो कॉमन पॉइंट भी होगा। चलिए, तो इन्हें देखो कैसे बनाएंगे। ये दोनों परपेंडिकुलर हो गई है। ठीक है, नहीं, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। बात समझ में आ रही है। ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो सकती हैं। ठीक है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो सकती हैं, ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये परपेंडिकुलर लाइन की पहचान यही होती है कि वे एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री पे काटती है। बात समझ में आई। तीसरी जो लाइन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, नंबर 3, ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सी? ट्रांसवर्सल लाइन मतलब जो है तिर्यक रेखा। क्या है वो? तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से समझना है, सारे क्वेश्चन इसी लाइन पे बनते हैं। ठीक है,
हालांकि रोल इनका भी है, पर मैं आपको बता देता हूँ। ये आपकी कोई दो पैरेलल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन जो होती है, ट्रांसवर्सल लाइन जो होती है हमेशा पैरेलल लाइन को काटती है, हमेशा दो पैरेलल लाइन को वो काटेगी, ठीक है। तो ये होगी आपकी ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। इसको कहेंगे आप त्रियक रेखा। क्या कहेंगे आप? त्रियक रेखा, ठीक है। इसको आप क्या कहेंगे? त्रियक रेखा कहेंगे, ठीक है। ये दो आपकी क्या है? पैरेलल लाइन है ये वाली, और इनको एक रेखा काटती है, इसको क्या कहते हैं हम? त्रियक रेखा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, चलिए त्रियक रेखा कहते हैं। अब इसका सबसे बड़ा रोल क्या है, इसको समझ लेते हैं। ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है ये बहुत सारे एंगलों में जो है डिवाइड है, बहुत सारे एंगल ये बनाती चलती है। तो उन एंगलों के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कौन कौन से एंगल है, और उनको हम नाम दे देते हैं। क्या? इसको दे देते हैं एंगल 1, इसको नाम दे देते हैं एंगल 2, इसको नाम दे देते हैं एंगल 3, इसको नाम दे देते हैं एंगल 4, इसको नाम दे देते हैं एंगल 5, ये हो गया एंगल 6, ये एंगल 7, और ये हो गया एंगल 8, ठीक है। तो ये 8 एंगल आपको दिख रहे होंगे, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन कौन सा एंगल क्या होता है। आइए देखिए, उसके लिए जो है मुझे इतना साफ करना पड़ेगा। चलिए, हमने पैरेलल लाइन पढ़ा, परपेंडिकुलर लाइन पढ़ा, अब जो है हम ट्रांसवर्सल लाइन से जितने भी हमारे एंगल्स बनते हैं उनके बारे में हम जो है डिटेल से अब पढ़ेंगे। चलिए आइए, तो अगर आप यहाँ देखेंगे, सबसे पहले हम एंगल की अगर बात करें, इसमें पहला जो एंगल बनेगा, पहला टाइप का, वो बनेगा कोरस्पोंडिंग एंगल। कोरस्पोंडिंग एंगल कोई सा भी ले सकते हो आप, ठीक है। कोरस्पोंडिंग एंगल को क्या कहा जाता है? संगत कोण। संगत मतलब होते हैं एक जैसे कोण, एक जैसे कोण। संगत मतलब आप कह सकते हैं कि वे कोण जो एक जैसे दिखाई देते हो, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होंगे। आप देख रहे होंगे कि इसमें लाइनें ऐसे बनी हुई हैं, ठीक है। तो कोरस्पोंडिंग अगर एंगल होंगे उनकी बात करते हैं। तो ये वाला जो एंगल है ऊपर वाला, ठीक है, आप देख रहे होंगे कि ये जो लाइन है, एक लाइन ये यहाँ से काट रही है इसको, एक यहाँ से काट रही है, दोनों ही एक जैसी लाइन है। तो जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा। ये कोरस्पोंडिंग एंगल हमेशा बराबर होते हैं, एक जैसे दिखने वाले। भाई ये भी है, ये भी ऐसे दिख रहा है, ये भी, तो ये एंगल 1 है, यहाँ एंगल क्या है? 5 है, ठीक है। इसी तरह से अगर दूसरा कोरस्पोंडिंग एंगल देखें तो ये वाला जो एंगल है ये इसके कोरस्पोंडिंग है। अगर यहाँ एंगल कौन सा है? यहाँ एंगल 4 दिया हुआ है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा भाई? ये एंगल 8 दिया हुआ है, ठीक है। ये दोनों कोरस्पोंडिंग है, ये बराबर हैं दोनों, ठीक है। उसके बाद अगर ये एंगल 2 दिया हुआ है यहाँ, तो इसके जैसा एंगल कहाँ बन रहा है? इस पे, इसके जैसा एंगल यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो ये एंगल 6 हो गया, ठीक है। उसके अलावा यहाँ चौथा एंगल जो है ये एक एंगल 3 दिया हुआ है, इसके जैसा एंगल कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है, ये एंगल 7 हो गया। तो आपको मैं अगर बताऊं, कोरस्पोंडिंग एंगल जो होते हैं हमेशा बराबर होते हैं। तो एंगल 1 बराबर आपका है एंगल 5 के, एंगल 2 बराबर आपका है एंगल 6 के, और एंगल 3 बराबर है आपका एंगल 7 के, और जबकि एंगल 4 बराबर है आपका एंगल 8 के, ठीक है। ये चारों एंगल जो हैं आपके कोरस्पोंडिंग एंगल होंगे, एक जैसे से दिखने वाले संगत कोण। बात समझ में आ रही है? आइए, अब दूसरा पॉइंट है, दूसरी तरह का एंगल अगर हम लेंगे यहाँ, तो वो लेंगे अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो होते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण, बात समझ में आ रही है? अब इस लाइन में हमें एकांतर कोण को समझना है कि एकांतर कोण क्या होंगे, एकांतर कोण इसमें क्या दिए हुए हैं, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ समझना है, ये दो आपकी पैरेलल लाइन है, इस पे एकांतर कोणों को आपको समझना है, ठीक है। तो एकांतर कोण होते क्या है, और एकांतर कोण भी हमेशा बराबर होते हैं। कैसे होते हैं ये भी प्रूव करके मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब आप एक बात बताइए, एकांतर कोण आपको देखना है, ठीक है। तो एकांतर कोण ये होता है कि जैसे कि आपका देखो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना एंगल है? ये 4, एंगल 4, ठीक है। और ये वाला एंगल कितना है? 6। तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे और यही होंगे एकांतर कोण, यही होंगे एकांतर कोण। तो एंगल 4 एंगल 6 के बराबर होगा, ठीक है। और अगर दूसरा एकांतर कोण की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एंगल कितना है? 3। एंगल 3 जो होगा वो एंगल 5 के बराबर होगा। एंगल 3 जो है वो एंगल 5 के बराबर होगा। ये हैं आपके एकांतर कोण। ये कैसे बराबर हुए इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हम जानते हैं कि ऊपर एंगल 1 बराबर जो है वो एंगल 5 के ऑलरेडी है। एंगल 1 बराबर जो है, एंगल 1 आपको दिख रहा है वो एंगल 5 के बराबर है, संगत कोण है। अभी हमने ये बात बताई है आपको, ठीक है।
अब आपने पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर दो रेखाएं आपस में इस तरह से काट रही हों तो उनके अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। अब आप अगर यहाँ ध्यान से देखें इस लाइन को तो ये एंगल एक ये बना हुआ है और ये दो रेखाएं आपस में काट रही हैं, ये काट रही हैं, ठीक है। तो इसका जो अपोजिट एंगल बन रहा है वो ये वाला बन रहा है। तो इसलिए यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि एंगल एक बराबर जो है एंगल 3 के है। एंगल एक बराबर क्या है, एंगल 3 के। एंगल 2 बराबर एंगल 4 के है। बात समझ में आ रही है। इसी तरह से एंगल 5 बराबर 7 के, एंगल 6 बराबर एंगल 8 के है। तो ये अपोजिट एंगल है आपके। कैसे एंगल है, अपोजिट एंगल है। मैं केवल एक एंगल को लेके सिद्ध कर रहा हूँ, बाकी को आप समझ जाना। अब देखो एंगल 1 बराबर एंगल 5 आ गया, एंगल 1 बराबर एंगल 3 आ गया। इसका मतलब दोनों ही 1 के बराबर है, तो ये एंगल 3 बराबर भी एंगल 5 के होगा। एंगल 3 बराबर भी एंगल 5 के होगा। और यही बात हमें प्रूव करनी थी, एंगल 3 बराबर एंगल 5 के। जब एंगल 3 एंगल 5 के आ गया तो इसी प्रकार क्या होगा, एंगल 4 बराबर भी एंगल 6 के हो जाएगा। एंगल 4 बराबर भी एंगल 6 के हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों के। तीसरी तरह का जो अगर आपका कोण आता है, ये देखो आपका कोरस्पोंडिंग एंगल हो गया, अल्टरनेट एंगल हो गया। अब जो एंगल आता है आपका वो आता है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल मतलब होता है आपका आंतरिक कोण। इंटीरियर एंगल मतलब होता है आपका आंतरिक कोण, ठीक है। इंटीरियर एंगल मतलब क्या होता है, आपका आंतरिक कोण होता है, ठीक है। तो इसमें और एंगल भी हो सकते हैं आपके, अल्टरनेट एंगल जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये आपको समझ लेना है, अल्टरनेट मैंने आपको बता दिया। चलिए तो अब आते हैं इंटीरियर एंगल पे। तो इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, दो लाइनें हमने फिर से खींच ली। जो अंदर की ओर एंगल बने हुए होते हैं उनको कहते हैं इंटीरियर एंगल। जैसे कि इंटीरियर एंगल की एक खास बात आपको समझनी है, ठीक है। खास बात आपको समझनी है कि इन दोनों एंगलों का जो सम होता है वो 180 होता है। ये बराबर नहीं होते, ये हमेशा बराबर होते हैं। संगत कोण, एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं, परंतु इंटीरियर एंगल बराबर नहीं होते। दो इंटीरियर एंगल वे क्या होते हैं, उन दोनों का सम 180 होता है। इस बात को भी हम प्रूव करेंगे। इस बात को कैसे प्रूव करेंगे ये जरा ध्यान से देखेंगे। देखो अभी इंटीरियर एंगल की बात हो रही, तो इंटीरियर एंगल किसे कहेंगे, देखो ये एंगल 4 है, ठीक है। ये एंगल 4 है और ये एंगल 5 है। ये दोनों एंगल आपस में इंटीरियर हैं। ये दोनों ही एंगल आपस में इंटीरियर हैं, ठीक है। उसके बाद ये एंगल 3 है और ये एंगल क्या है, ये एंगल 7 है। तो ये दोनों आपस में क्या है, इंटीरियर एंगल है। तो इन दोनों का सम जो है वो क्या होता है, 180 होता है। 180 होता है। इस बात को कैसे प्रूव करेंगे, इस बात को इस तरीके से प्रूव करेंगे हम। अभी हम ध्यान से देखेंगे। मैंने अभी आपको बताया अल्टरनेट एंगल की परिभाषा से कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है नहीं होता है। अगर ये एंगल 5 है और ये एंगल 3 है तो ये आपस में बराबर होते हैं। अभी मैंने आपको बताया। और ये वाला एंगल जो है वो इसके बराबर होता है, ठीक है। तो अगर ये एंगल 7 है तो ये एंगल 4 था, तो एंगल 4 और एंगल 7 बराबर हो गए। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि कौन सा किसके बराबर। अब ये देखो, अभी मैंने आपको बताया कि एंगल 3 एंगल 5 के बराबर है, एंगल 4 एंगल 7 के बराबर है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है। अब किसी एक पॉइंट पे चले जाते हैं, इस एक पॉइंट पे चले जाते हैं, ठीक है। एक पॉइंट को हम पकड़ लेते हैं। तो ये वाली लाइन अगर हम देखें तो ये 180 की लाइन बैठती है। कितने की बैठती है जी, 180 की। अगर हम एंगल 3 प्लस एंगल 4 करें तो दोनों का योग 180 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अब एंगल 3 को अगर हम ऐसे ही रहने छोड़ दें तो अगर एंगल 4 जो है हमारा एंगल 4 एंगल 7 के बराबर, तो एंगल 3 को 4 की जगह 7 लिख देता हूँ, तो ये हो गया 180, ठीक है। और एंगल 3 और एंगल 7 180, यही तो बात हमें प्रूव करनी थी भाई। एंगल 4 7 के बराबर था, एंगल 3 और 4 इस लाइन से जो है 180 था। 4 की जगह हमने 7 रख दिया, 3 और 7 180। आपने देखा होगा 3 और 7 दोनों का सम 180 आ गया। इसी तरह से अगर हम इस लाइन को लेंगे तो इस पे भी ऐसे हो जाएगा। या एंगल 4 को अगर हम ऐसे छोड़ दें, एंगल 3 को 7 रख दें, एंगल 4 को अगर हम ऐसे छोड़ दें और इसको 7 रख दें तो भी क्या हो जाएगा, तो भी आ जाएगा। अब दूसरी लाइन लोगे उसमें एंगल 5 और एंगल 4 का सम आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को भाई। इसे एंगल 7 और प्लस अगर आप इस लाइन को एंगल 7, ठीक है, और प्लस एंगल 5 बराबर 180 करते हैं। एंगल 7 प्लस एंगल 5 बराबर क्या करते हैं, 180 करते हैं। तो एंगल 7 किसके बराबर, एंगल 4 के। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर भी तो 180 होगा, नहीं होगा जब इसके बराबर है ये। तो देखिए ये भी इंटीरियर एंगल बन गया, एंगल 4 और एंगल 5 दोनों 180 हो गया। तो बात आपके समझ में आई।
तीनों तरह के एंगल्स मैंने आपको बताए हैं। अगर कोई बात समझ में ना आई हो आप समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको टाइम दिया जा रहा है, ठीक है। तो आइए तो कुछ क्वेश्चंस हम ले लेते हैं। हमने क्या पढ़ा है, क्या सीखा है अभी थ्योरी से, उस पे हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। आइए, ये कह रहा है कि दिए गए चित्र में ए बी और सी डी पैरेलल हैं, ये पैरेलल का साइन होता है, मैंने आपको बताया अभी। तो x के संपूरक कोण का मान ज्ञात कीजिए। किसका पूछा है? x का संपूरक कोण का मान ज्ञात करो, ये पूछा है। तो इसने कहा जी ए बी और सी डी पैरेलल हैं, इसका मतलब ये वाली और ये वाली जो है ये पैरेलल हैं, तो x के संपूरक कोण का मान ज्ञात कीजिए। ये एंगल 3x है, ये एंगल 4x है और ये एंगल आपको 5x दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप कुछ मत करो, ठीक है। आप ऐसे क्वेश्चन में सीधा थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर दो, और कंस्ट्रक्शन करने के बाद आपको क्या है, तीसरी पैरेलल लाइन और आपको यहाँ बना देनी है, जिससे क्वेश्चन जो है आपका सिंपली सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो एक और ये पैरेलल लाइन होगी, ये इन तीनों, अब ये तीनों लाइनें आपकी जो हैं पैरेलल लाइनें हैं। बात समझ में आ रही है? अभी आपने देखा है, मैंने अभी आपको एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल की परिभाषा से बताया था। क्या बताया था कि मैंने अभी अल्टरनेट एंगल की परिभाषा से आपको, कि ये वाला एंगल इसके बराबर होता है नहीं होता है। तो आप जरा ये देखिए, अगर ये 4x है तो ये वाला एंगल इतना जो होगा ये भी 4x होगा, नहीं होगा? अगर ये 4x है तो ये भी 4x होगा, ठीक है। और ये टोटल एंगल 5x दिया हुआ है हमें, अगर ये 4x है इतना तो ऊपर वाला कितना बचा? x एंगल बचा। तो हमें ये दोनों एंगल पता चल गए ऊपर नीचे के, ठीक है। हमसे पूछा x के संपूरक कोण, x का संपूरक निकालने के लिए हमें x की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। x की वैल्यू हम कैसे निकालें? हमें पता होना चाहिए, हमें तीनों एंगलों का ज्ञान होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया, अभी मैंने समझाया कि इंटीरियर एंगल जो होते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इंटीरियर एंगल है दोनों, इन दोनों का जो सम होता है वो 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है। इसका मतलब 3x और x इंटीरियर एंगल हैं, इन दोनों का सम जो हो जाएगा 180 हो जाएगा। इसलिए x प्लस 3x बराबर 180 हो जाएगा। वो 4x बराबर 180, 4 से इसे काटेंगे, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, यहाँ से x बराबर 45 डिग्री आ गया। x बराबर 45 डिग्री हमारा आंसर आ गया। परंतु हमसे तो संपूरक कोण पूछा है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है, पार्ट नंबर 1, तो आपके लिए उसे देख लीजिए, तभी जाके आपको संपूरक कोण और कोटिपूरक कोण, बात समझ में आ रही है? संपूरक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगलों के बारे में अच्छे से मैंने उसमें बता रखा है कि क्या एंगल होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में आपको तभी समझ में आएगा। तो अब आपको पता है संपूरक कोण क्या होते हैं? जिन दो एंगलों का योग जो है 180 डिग्री होता है, उन्हें संपूरक कोण कहा जाता है, संपूरक कोण कहा जाता है। तो अगर ये एक 45 डिग्री है तो दूसरा इसका संपूरक कोण क्या होगा? x का संपूरक कोण क्या होगा? x का संपूरक कोण मैंने बताया था, संपूरक कोण क्या होते हैं? एक दूसरे से 180 माइनस होते हैं, मतलब दोनों को योग करके 180 करते हैं। अगर ये 45 है तो संपूरक कोण क्या हो जाएगा? 180 माइनस 45 हो जाएगा, 180 माइनस 45 हो जाएगा। तो अगर 180 में से 45 घटाएंगे तो कितना आएगा? 135। इसलिए x का संपूरक कोण क्या आ गया? 135 आ गया है। बात समझ में आई आपको? चलिए दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नीचे दिए गए चित्र में AB पैरेलल है CD के, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये AB है और ये CD है, ये दोनों पैरेलल आपको दी गई हैं, ये दोनों ही आपको पैरेलल दी गई हैं और इसकी वैल्यू 110 दी गई है और यहाँ आपको एंगल 35 दिया गया है, ठीक है। फिर से आप क्या करेंगे? फिर से कंस्ट्रक्शन कर लेंगे आप। फिर से आप, जब आपको कुछ नहीं दिखे तुरंत आप कंस्ट्रक्शन कर लो और तीसरी लाइन भी पैरेलल बना लो। इसका मतलब ये वाली लाइन भी अब पैरेलल हो गई। अब ये तीनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो चुकी हैं, ठीक है। तो अभी फिर अल्टरनेट एंगल की परिभाषा से, अगर ये वाला एंगल 35 है तो ये वाला एंगल क्या होगा? 35 होगा। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि भाई अल्टरनेट एंगल की क्या परिभाषा होती है, कि अगर ये वाला अगर 35 है तो ये वाला 35 होगा। बात समझ में आ रही है? यही तो दे रखा है इसने, तो ये 35 है अगर, तो अगर इसमें यहाँ ये 35 है तो ये वाला 35 होगा। इसमें देखो उल्टा करके बना रखा है, मैं ऐसे करके बना देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। ये है आपका, ठीक है। और इसमें अगर ये वाला 35 है तो ये वाला भी तो 35 होगा भाई, तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों 35 हो गए। अब आपको देखना है कि अगर मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, क्या बताई थी? कि इस वाली लाइन को आप ध्यान से देखें, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इतना एंगल, तो ये क्या है?
ये कैसे एंगल हैं, ये हैं आपके आंतरिक कोण, और आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। तो अगर ये 110 है तो ये अंदर वाला एंगल कितने का बचेगा, 70 का बचेगा, क्योंकि 180 में से अगर 110 घटाएंगे आप तो कितना बचा, 70 बचा। अब ये टोटल एंगल तो 2x + 15 है, तो 2x + 15 = 70 + 35 हम इसको कर देंगे, ठीक है। तो 2x + 15 बराबर कितना हो गया, 105 हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 90, और x बराबर आपका यहां से आ जाएगा 45 डिग्री। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आई होगी, दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे से तरीके से समझ में आए होंगे। तो आइए कुछ और क्वेश्चंस हम ले लेते हैं इन्हीं पे। चलिए, तो क्वेश्चन में दिया गया है कि नीचे दिए गए चित्र में PQ और ST जो हैं पैरेलल हैं। पहले PQ और ST को हम पैरेलल बना लेते हैं, पैरेलल हो गई ये दोनों, ठीक है। ये कह रहा है एंगल PQR 110 है, एंगल PQR 110 है, और एंगल RST 130 दिया हुआ है। तो एंगल QRS का मान पूछा है, QRS मतलब थीटा का मान आपसे पूछा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में वही काम करना है जो अभी तक हम करते आ रहे थे, कंस्ट्रक्शन कर लेना है। अब कंस्ट्रक्शन कैसा लें, या तो इसको पीछे खींच के ले आओ या इसको आगे ले आओ, ठीक है। तो चलिए हम इसको आगे ले जाते हैं, तो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं थोड़ा। ये हमने कर लिया कंस्ट्रक्शन, ठीक है भाई। लाइन तिरछी हो सकती है, उसमें आप जो है ज़्यादा उसे माइंड ना करें, ठीक है। तो अगर आपने देखा होगा ये लाइन इसके पैरेलल है भाई, ठीक है। अब आप एक बात बताइए कि ये लाइन अगर 180 की बन रही है, ये लाइन पूरी 180 की होती है, सबको पता है लाइन तो 180 की होती है। अगर ये एंगल 110 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा जी, 70 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा जी, 70 का हो जाएगा, ठीक है। अब आप इस पॉइंट पे आइए, इस पॉइंट पे आप देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे एंगल बन रहे हैं, ये तो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं भाई, ये तो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, आंतरिक कोण, ये वाला एंगल और ये वाला। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि इन दोनों एंगलों का जो सम होता है वो हमेशा कितना होता है, 180 होता है इन दोनों का सम, ठीक है। तो अगर ये 130 है तो ये एंगल कितना हुआ जी, ये एंगल आपका होगा 50 डिग्री का। ये एंगल कितना होगा आपका, 50 डिग्री का। अभी मैंने आपको एक बात और बताई थी, पहली वीडियो में भी बताई थी और इसमें भी, कि भाई ये एंगल एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं और अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। अगर ये 50 है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 50 डिग्री का होगा। अब देख रहे होंगे आपका ट्राइंगल बन चुका है, ठीक है। ट्राइंगल आपका ये बन चुका है। तो अब आपको ये भी पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 अंश होता है, आंतरिक कोणों का। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 होता है, ना कि बाह्य का। ये विशेष ध्यान रखना है। तो अगर आप देखेंगे एक कोण 70 का बना हुआ है, एक कोण आपका 50 का बना हुआ है, और तीसरा कोण आपका थीटा है, और तीनों को मिला के कितना हो जाता है, 180। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 180 और 70 और 50 120 माइनस 120। तो थीटा बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। यही आपसे पूछा है QRS। तो 60 डिग्री आपका एंगल ए आएगा, ठीक है। तो आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका, ये कह रहा है कि दिए गए चित्र में PQ और RS जो हैं वे पैरेलल हैं, और एंगल Q और S का मान क्या होगा। एंगल Q और S के मान की यहाँ इन्होंने बात करी है। अगर PQ और RS पैरेलल हैं, मतलब ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों समांतर हैं, तो आपसे पूछा है। अब देखो डायग्राम की तरफ को चलना होता है हमें। अब या तो आप इसे आगे बढ़ाओगे और इसे आगे बढ़ा के कुछ मिलना नहीं है, तो इसलिए आप इसको आगे बढ़ा लो, आप जो है इसको आगे बढ़ा लो। अगर आपने इसको आगे बढ़ा लिया तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। चलिए, अगर आपने आगे बढ़ा लिया तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो अगर आप देख रहे होंगे कि ये वाली पूरी लाइन जो है, ये वाली ऊपर से सीधी लाइन अगर मैं खींचूं तो ये पूरी लाइन कितने डिग्री का कोण बना रही है भाई, ये पूरी लाइन जो बना रही है 180 डिग्री का कोण बनाती है हमेशा। अगर ये एंगल आपका 135 है तो ये छोटा एंगल जो है आपका बचा, ये कितना हो जाएगा जी, 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि पूरी लाइन 180 की है, क्योंकि पूरी लाइन 180 की। आपसे QS पूछा है, आपसे ये वाला एंगल पूछा है, इसको थीटा मान लेता हूँ, आपसे ये एंगल पूछा है। अब आप एक बात बताइए, अभी आपको मैं एक चीज़ यहाँ आपको बना के दिखा देता हूँ, ये ऐसे, ठीक है। ये दो लाइनें आपकी ऐसे बनी हुई हैं, ठीक है।
ये दो लाइनें आपकी ऐसे बनी हुई हैं, ठीक है। अब आप ये बताइए ये वाले कौन से एंगल होते हैं भाई, ये वाले एंगल कौन से एंगल होते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि ये दोनों संगत कोण होते हैं। जो एंगल इस रेखा से बन रहा है वही एंगल, क्योंकि अगर इनको एक कॉमन लाइन काट रही है दोनों को, तो जो एंगल इस लाइन से बनेगा वही एंगल इसी लाइन से बनेगा। ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं? संगत कोण या कोरस्पोंडिंग एंगल। कैसे एंगल होते हैं? कोरस्पोंडिंग एंगल। अगर ये 120 बन रहा है तो ये वाला भी कितना बनेगा? 120 एंगल, ठीक है। ये भी 120 डिग्री का बनेगा। तो इसको पॉइंट दे देता हूं T। अब ये ट्राइंगल बन गया है, अब ये ट्राइंगल बन गया है। तो क्या ट्राइंगल बन गया है? ट्राइंगल STO में अगर आप बात करेंगे तो 3 एंगल आपके बन चुके हैं। और आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हमने तीनों कोण ले लिए, 45, 120 और थीटा और 180। तो ये 165 हो जाएगा। तो थीटा बराबर 180 माइनस 165, तो थीटा बराबर आ जाएगा आपका यहाँ से 15 डिग्री। थीटा बराबर कितना आ जाएगा आपका यहाँ से? 15 डिग्री। यही आपसे पूछा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आइए कुछ और खास क्वेश्चनों को हम डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या कह रहा है? यदि AB और CD पैरेलल हैं तो पहले इन दोनों को पैरेलल दिखा देते हैं। ये दोनों हो गई जी हमारी पैरेलल, ठीक है। ये कह रहा है तो अल्फा, बीटा और गामा का मान ज्ञात करो, तीनों का योग, ठीक है। ये आपका अल्फा दिया गया है, ये बीटा दिया गया है, ये आपका गामा दिया गया है। आप भली बात ही जानते हैं कि अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? गामा ही होगा। क्या होगा? गामा ही होगा। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हम कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन आपको करना बहुत जरूरी है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कि क्वेश्चन में आगे तभी बढ़ा जा सकता है जब, ठीक है। अगर ये एंगल आपका बीटा है, अब आप इस लाइन पे देखें जरा, अगर ये एंगल आपका बीटा है और ये एंगल जो है, ध्यान दें, ये एंगल बीटा है। मैंने आपको एक बात आपको बताई थी कि अगर आप थोड़ा सा इधर ध्यान देंगे, मैं इस लाइन को और इस लाइन को ले रहा हूं, ठीक है। ये एंगल आपका बीटा दे दिया, ठीक है। और मैंने आपको ये बता रखी है कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों ही एंगल जो हैं इनका जो सम होता है आंतरिक कोणों का योग हमेशा 180 होता है। कई क्वेश्चनों में यही बात मैं आपको बताता आ रहा हूं, ठीक है। 180 होता है। अगर ये बीटा है तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस बीटा। कितना हो जाएगा? 180 माइनस बीटा। इसी तरह से अगर ये वाला एंगल जो है आपका अल्फा है, ये वाला एंगल आपका अल्फा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका? 180 माइनस अल्फा। देखिए जरा, ये वाला एंगल बीटा है तो 180 माइनस बीटा, और ये वाला एंगल क्या है? ये हो जाएगा आपका 180 माइनस अल्फा, और ये हो जाएगा कितना आपका? ये अगर बीटा है तो ये हो जाएगा 180 माइनस बीटा। समझ में बात आ रही है आपको? और अगर हम पूरे एंगल की बात करें, पूरा एंगल जो है, ये कितना एंगल है भाई? पूरा एंगल जो है वो कितना है? गामा। तो अगर हम इन दोनों एंगलों को के सम को गामा के बराबर रख दें तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो गामा बराबर होता है यहाँ पे 180 माइनस अल्फा, और प्लस दूसरा क्या है? 180 माइनस बीटा। ध्यान से देखिए, ये आधे आधे एंगल हैं, इनका जो है सम जो है वो गामा के बराबर होगा, क्योंकि ये तो अपोजिट एंगल होता है। पहली बार में ही मैंने आपको बात बताई है, ठीक है। तो अगर अल्फा और बीटा को इधर ले जाएं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा 180 प्लस 180, कितना हो जाएगा? 360। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू है वो 360 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आप लोगों के ये समझ में आया होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए चित्र में ABC एक त्रिभुज है, PQ पैरेलल है BC के। PQ और BC को पैरेलल दिया गया है, PQ और BC को पैरेलल दिया गया है। ये कह रहा भुजा QR जो है एंगल PQC का कोण समद्विभाजक है। कोण समद्विभाजक, अब कोण समद्विभाजक क्या होता है? ध्यान से सुने आप। समद्विभाजक का मतलब होता है समान दो भागों में बांटना। समद्विभाजक, समान दो भागों में बांटना। इसे कह सकते हैं आप एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मतलब दो बराबर कोणों में बांटना, ठीक है। तो अब ये दो बराबर कोणों में बांटते हैं, तो RC की वैल्यू आपको 15 सेंटीमीटर दी हुई है
तो आपसे भुजा QC की वैल्यू पूछी है, ये वाली वैल्यू आपसे पूछी है, आपको इस वैल्यू का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए, तो आपको ये दोनों एंगल बराबर दिए गए हैं, अपनी तरफ से आप जो है इनको कुछ भी मान लेते हैं। मान लेते हैं ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, क्योंकि दोनों ही बराबर एंगल हैं, एंगल बाइसेक्टर है ये। ठीक है, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। अब आप इस परिभाषा से देखिए कि अगर ये वाला एंगल आपका अल्फा है तो इसका अल्टरनेट एंगल ये वाला जो है ये भी तो अल्फा होना चाहिए भाई, ये भी तो अल्फा होना चाहिए। जब दो लाइन आपकी पैरेलल हैं और इस पे एक तिर्यक रेखा काट रही है ट्रांसवर्सल लाइन, अगर ये अल्फा है तो इसका अल्टरनेट ये अल्फा होगा। तो अगर ये अल्फा है, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये वाला भी अल्फा होगा, ये वाला एंगल भी आपका क्या होगा, अल्फा होगा। ठीक है, अब आपने एक ट्राइंगल की परिभाषा से आपने ट्राइंगल में पढ़ा होगा, हालांकि मैंने ट्राइंगल अभी स्टार्ट नहीं किया है, फिर भी मैं ट्राइंगल के बारे में बताऊंगा आपको, पर ये बातें नॉर्मल हैं, ये सबको पता होती हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा जब दो एंगल आपस में बराबर हो जाते हैं, जब दो एंगल आपस में बराबर हो जाती हैं तो उनकी दोनों भुजाएं भी उन एंगलों की बेस से वो भी बराबर हो जाती हैं। इसका मतलब ये दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, इसके अपोजिट परिभाषा भी कह सकते हो, जब दो भुजाएं बराबर हैं तो दोनों एंगल भी बराबर हो जाते हैं। अब आप ये देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर बराबर हैं तो इसका मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा तो क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी। तो अगर ये वाली भुजा और ये वाली बराबर है तो अगर RC की वैल्यू 15 है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 15 होगी, नहीं होगी। तो इसलिए क्या है कि अगर RC बराबर 15 है, भाई हमें पता है कि दोनों बराबर हो गई हैं, कौन कौन सी, QC बराबर RC, और RC कितना है जी 15, तो QC की वैल्यू भी कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर। बहुत आसानी से अच्छे तरीके से मैंने आपको ये डिस्क्राइब किए हैं ये क्वेश्चन लाइन और एंगल के। आइए कुछ और चीज़ें हम थ्योरी में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। अब हम कुछ थ्योरी में सबसे पहले हम ट्राइंगल को देखेंगे कि ट्राइंगल बेसिकली है क्या, कैसे ट्राइंगल का निर्माण हुआ है। ठीक है, और कैसे इसका एंगल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्राइंगल को, ट्राइंगल, इसकी थोड़ी सी थ्योरी को हम पढ़ेंगे। ट्राइंगल आपको पता है त्रिभुज होता है, ट्राइंगल का मतलब कैसे, इसका नाम ट्राइंगल क्यों है, त्रिभुज मतलब तीन भुजाओं वाला, या ट्राइंगल मतलब तीन एंगल वाला, तीन ही कोण इसके होते हैं और तीन ही इसकी भुजाएं होती हैं, एंगल A, एंगल B और एंगल C। ठीक है, तीन ही भुजाएं हैं इसकी, तीन ही कोण है, 1 2 3 भुजाएं आपकी। ठीक है, तो अब हम एक चीज को ध्यान से पढ़ेंगे, चीज को हमें क्या ध्यान से पढ़ना है वो देखना है। ठीक है, आपको पता होगा, हम सब जानते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 होता है, इस बात को सब जानते हैं। आज हम इसे बताएंगे कि 180 क्यों होता है। ठीक है, अभी हमने लाइन एंगल पढ़ा है तो उसी की परिभाषा से थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, तो इसको फिर हम आपको बताते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे निकाल लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरह समझ। अब आपने देखा होगा ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल हो गई, ABC, इसको D मान लेता हूँ, इसको E मान लेता हूँ। ठीक है, तो मतलब आपने देखा होगा कि AB और DE जो हैं यहाँ पे पैरेलल हो चुकी हैं, AB और DE आपकी यहाँ पैरेलल हो चुकी हैं। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, कि अभी मैंने आपको बताया कि भाई ये जो दो पैरेलल लाइन होती हैं इनमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो होते हैं ये एक दूसरे के एकांतर कोण होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं। अगर ये एंगल A है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, A होगा, दोनों ही बराबर एंगल होते हैं, अल्टरनेट एंगल बराबर। अगर ये वाला एंगल A है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा भाई, A होगा, ये वाला एंगल भी क्या होगा आपका, A होगा। इसी तरह से अगर आप इधर देखें ध्यान से कि ये किस तरीके से बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है। अगर ये एंगल आपका B है तो ये एंगल भी आपका क्या होगा, B होगा भाई। अगर ये एंगल आपका B है तो ये वाला एंगल भी आपका क्या होगा, B होगा। बात समझ में आ रही है। और ये एंगल आपका क्या है, C है। ठीक है, तो अब आप इस लाइन को ध्यान से देखेंगे, आपको पता है कि जो लाइन होती है वो 180 डिग्री की होती है। तो इसका मतलब ये वाला एंगल जो है ये टोटल पूरा एंगल कितने का हो गया भाई, 180 डिग्री का एंगल आपका बन गया है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री।
होता है नहीं 180 डिग्री। तो यही तो हमें प्रूव करना था, इसलिए त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो है वो 180 अंश होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये आंतरिक कोनों का है, बाह्य कोनों का नहीं, आंतरिक कोनों का। ठीक है, आइए इसके बारे में कुछ और डिटेल से पढ़ लेते हैं कि बाह्य कोण क्या होता है और बाह्य कोण क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल को पढ़ लेते हैं थोड़ा डिटेल से कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। ठीक है, अभी हमने इसके एंगल्स को पढ़ा कि इंटीरियर एंगल जो है अभी हमने पढ़ा, उनका सम जो होता है वो कितना होता है भाई, इसका जो सम होता है वो 180 अंश होता है, हमने ये पढ़ा है। ठीक है, हमने ये पढ़ा है कि इनका जो सम होता है 180 अंश होता है। मैं यहाँ इनको छोटी ABCD में दर्शा देता हूँ ताकि आपको दिक्कतें ना हो और एंगल को बड़े ले। ठीक है, चलिए, तो ये ABC एंगल आपके बने हुए हैं। ठीक है, अब आप एक कोई पॉइंट को पकड़ लेते हैं। हमने पॉइंट B को पकड़ लिया, पॉइंट B को हमने पकड़ लिया। आप देखें ये सीधी लाइन बनी हुई है, अगर ये सीधी लाइन बनी हुई है, ये एंगल B है और पूरी लाइन 180 की होती है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई, 180 माइनस B हो जाएगा। अगर आप इसे देखें कि अगर ये सीधी लाइन बनी हुई है, ये कैसी लाइन बनी हुई है, सीधी लाइन बनी हुई है, अगर ये एंगल C है तो ये कितना हो जाएगा जी, 180 माइनस C हो जाएगा। अगर ये सीधी लाइन बनी हुई है इस पॉइंट पे, ये A है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 180 माइनस A हो जाएगा। ये इनके एक्सटीरियर एंगल होते हैं, बाह्य कोण। क्या होते हैं, बाह्य कोण। जबकि ABC क्या है, आंतरिक कोण, और ये क्या हो गया, इसके बाह्य कोण। बात समझ में आ रही है आपको? अब देख लेते हैं कि कैसे क्या होता है इनका। ठीक है, चलिए, अब आप एक बार ध्यान से समझेंगे कि इसमें आपको दिख रहा है कि देखिए ये 180 माइनस B है, ये 180 माइनस C, 180 माइनस A। अभी हमने ये पढ़ा है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना होता है, 180 होता है। एंगल C बराबर 180 होता है। अगर हम इस एंगल के इसके द्वारा इसकी वैल्यू निकालना चाहें एंगल B की, 180 माइनस B की, तो B को इधर ले जाना पड़ेगा। तो एंगल A प्लस एंगल C बराबर आ गया 180 माइनस एंगल B। तो इसका मान निकल के आया। तो इसका मान क्या निकल के आया, ये हमें समझना बहुत जरूरी है और यही चीजें आपको काम आने वाली है। आपने देखा कि बाह्य कोण का मान जो आया है अंतः अभिमुख कोण के जो सामने वाले हैं, ठीक है, जो आपके इंटीरियर एंगल है आंतरिक, जो है उनके सम के बराबर आ रहा है, उनके सम के बराबर। तो मतलब एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर एंगल। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैं यहाँ से 180 माइनस एंगल A की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आप बताएंगे कि एंगल B प्लस एंगल C बराबर ये होगा 180 माइनस A। और अगर इसी तरह से मैं आपको यहाँ से एंगल 180 माइनस C की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आप बताएंगे कि एंगल A प्लस एंगल B होगा 180 माइनस C। बात समझ में आप लोगों की आ रही है? ठीक है, तो ये तीनों एंगलों के मान हम निकाल चुके हैं। बात समझ में आ रही है? तीनों एंगलों के मान हम निकाल चुके हैं। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं, अभी हमने पढ़ा एंगल A, एंगल B और एंगल C का जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है। अब तीनों बाह्य कोणों का अगर मैं मान पूछूं तो वो कितना होता है? ये इक्वेशन 1 हो गई है, ये इक्वेशन 2 हो गई है और ये इक्वेशन 3 हो गई है। तीनों को जोड़ लेते हैं। तीनों को जोड़ के क्या बनेगा आपका कि एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल B प्लस एंगल C और फिर प्लस एंगल A प्लस एंगल B और बराबर में क्या बनेगा आपका? बराबर में बनेगा आपका 180 माइनस एंगल B प्लस 180 माइनस एंगल A और प्लस 180 माइनस एंगल C। यही तो बनेगा आपका। ठीक है, चलिए, तो ये कितना हो जाएगा? दो बार सब आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 540। ये हो जाएगा 540 और ये अगर माइनस चिन्ह कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा आपका एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C हो जाएगा आपका। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो अब आपने देखा होगा तो यही वैल्यू हमें निकालनी होती है। वैसे तो आप यहाँ कोई सी तरीके से निकाल लो, चाहे इसको बराबर ले लो चाहे इसको, तो आपने देखा होगा इसकी वैल्यू जो है वो कितनी होती है जी? 180 होती है।
तो कितना आएगा, बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री आएगा। क्या आएगा, 360 डिग्री आएगा। या आप 180 यहाँ रख लो तो भी 360 डिग्री आएगा, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो इसे इतना लंबा लेने की जरूरत नहीं है, आप केवल एक ही तरफ से वैल्यू निकाल सकते हो इसी से, ठीक है। तो एंगल ए, इन तीनों को जोड़ा कितना आया, 360 डिग्री आया। ये आपकी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है जो आपको आगे ज्योमेट्री में काम देने वाली है। ये बिल्कुल बेसिक चल रहा है। बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये बिल्कुल ऐसे बिल्कुल इतना सिंपल क्यों पढ़ाया जा रहा है। डिफिकल्ट भी चलेगा, देखते जाओ, जीरो से हीरो बना के चलना है आपको, बिल्कुल वही बैच है, बिल्कुल ऐसे ही लेके चलना है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट। इसी के साथ अब हम कोई दूसरा कॉन्सेप्ट जो है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, वो बिल्कुल इसी पर ही आधारित है, थोड़ा सा एक्सटीरियर एंगल की डेफिनेशन पे, उसको जरा ध्यान से देखेंगे। उसके बाद फिर तीसरा एक मज़ेदार कॉन्सेप्ट आने वाला है, वो बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट लगभग जो आपको है वो ट्रिपीजियम पे आधारित है, ठीक है। ये आपका ट्रिपीजियम होता है, ये आप भली बात ही जानते हैं, ठीक है। तो अगर ये एंगल आपका ए है तो ये एंगल आपका बी है, ठीक है। ये एंगल अगर आपका ए है, ये एंगल आपका बी है, ये एंगल आपका वाई है अगर, और ये एंगल आपका एक्स है, ठीक है। तो हमारे जो प्रॉपर्टी सिद्ध करनी है वो एक्सटीरियर एंगल का सम इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। ये बात हमें प्रूव करनी है, ये बात हमें प्रूव करनी है। कैसे ऐसा होता है, ये कैसे प्रूव करेंगे, अब जरा ध्यान दिए। इसके डायगोनल को हम मिला लेते हैं, इसके हमने डायगोनल को मिला लिया और इसको एंगल नाम दिया A1 और इसको एंगल नाम दिया A2, ठीक है। और इसी तरह से इसको नाम दिया B1 और इसको नाम दिया हमने B2, ठीक है। और ये A हो गया, ये B हो गया, और ये C हो गया, और ये D हो गया, ठीक है। अब इसमें आपको दो ट्राइंगल नज़र आ रहे होंगे, तो हम एक एक ट्राइंगल को ध्यान से देखें। अगर एक एक ट्राइंगल को ध्यान से देखें, अगर हम देखें ट्राइंगल ACB में, ACB में, तो हमें कुछ इस तरह की आकृति नज़र आएगी, इस तरह की हमें कुछ आकृति नज़र आएगी, ये वाली आकृति हमें कुछ नज़र आ रही है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये वाली आकृति हमें नज़र आ रही है, तो ज़रा आप इसे ध्यान दें, ठीक है। तो इस पे जो है आपका ये एंगल A है और यहाँ जो एंगल है आपका ये वाला, ठीक है, ये A1 है आपका, कितना है ये आपका A1 है, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है आपका ये कितना है, B1 है। बात समझ में आ रही है आपको? और ये है आपका X, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज के बाह्य कोण का मान अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, बिल्कुल जस्ट अभी मैंने आपको बताया। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x बराबर A1 प्लस B1, x बराबर A1 प्लस B1 आपका हो जाएगा। अगर आप दूसरे ट्राइंगल को देखें, किसे, कि ट्राइंगल BCD में, अगर आप ट्राइंगल BCD में ध्यान से देखें तो उसमें आपको इस तरह की आकृति नज़र आएगी। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको ये इस तरह की आकृति जो है आपको यहाँ नज़र आने वाली है, ठीक है। तो ये आकृति है और इसमें क्या बना हुआ है, ये C है और ये आपका क्या है, यहाँ भी C पॉइंट था और यहाँ क्या पॉइंट था, B था। तो यहाँ भी B पॉइंट है और यहाँ क्या पॉइंट है आपका, D पॉइंट है, ठीक है। तो अब आप देख रहे होंगे इसमें A2, ये ऊपर वाला ट्राइंगल लिया है, ये A2 होगा और ये क्या होगा आपका B2 होगा, ठीक है। तो फिर से वही प्रोसेस है, यहाँ आपका एंगल Y मैंने मान रखा है कि बहिष्कोण का मान, बाह्य कोण का मान, एक्सटीरियर एंगल का मान अंतः अभिमुख कोण के बराबर होता है। तो यहाँ से आपको y बराबर क्या मिल जाएगा, A2 प्लस B2, इक्वेशन 2 इसको मान लेते हैं। अगर दोनों को अगर हम जोड़ने लगें तो दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा कि x प्लस वाई बराबर A1 प्लस B1 प्लस A2 प्लस B2। तो x प्लस वाई बराबर A1, अगर A2 को दोनों को जोड़ लें तो A1 प्लस A2 बराबर तो हमारा A है, तो ये A हो जाएगा, और प्लस B1 और B2 को जोड़ दें तो ये B हो जाएगा। यही बात हमें प्रूव करनी थी। तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो उसे किस तरीके से सोल्व किया जाता है। उसके बाद में एक और कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में आपको डिटेल से जो है हम बताने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है कैंची कॉन्सेप्ट।
कौन सा? कैंची कॉन्सेप्ट। कैंची कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है और इसी पे ही जो है क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ठीक है। तो कैंची कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए मेरे बच्चे, क्या होता है कैंची कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये आपका कोई कैंची कॉन्सेप्ट है, ये आपकी कोई कैंची है, ये बन गई आपकी कैंची। इस तरह का कैंची आपको बन के आएगा, तो आपको बताना है कि ये कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसको मैं अभी यहाँ पे इसको ए पॉइंट दे देता हूँ, इसको बी पॉइंट दे देता हूँ, इसको सी दे देता हूँ और इसको मैं यहाँ डी पॉइंट दे देता हूँ, ठीक है। तो आपको कैंची कॉन्सेप्ट में बताना है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, क्योंकि फिर एंगल में जो है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती, क्योंकि लिखने में दिक्कत आ जाती, ठीक है। चलिए, बात समझ में आ रही है। तो इसको मैंने मान लिया था सी, ठीक है, और इसको अगर मैं अल्फा एंगल मान लूँ, इसको मैं अगर इसको बीटा मान लूँ, इसको अगर मैं अल्फा मान लूँ, इसको अगर मैं बीटा मान लूँ, और इसको अगर मैं क्या गामा एंगल मान लूँ, इसको मैं गामा एंगल मान लूँ, तो ये वाला एंगल अगर क्या होगा इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसको मान लेते हैं हम थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, इनमें रिलेशन हमें बताना है कि क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो वही कंस्ट्रक्शन तो करना बहुत जरूरी है, बिना कंस्ट्रक्शन की ज्योमेट्री जो है अधूरी है, बिना कंस्ट्रक्शन के ज्योमेट्री अधूरी है। अगर आप ध्यान से इस ट्रायंगल को देखें, यहाँ पे ई बन गया है, ध्यान से अगर आप इस वाले ट्रायंगल को देखें और ये चीज देखें और ये वाला एंगल जरा देखें ध्यान से, क्या ये इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल का काम नहीं करेगा, बाह्य कोण का मान काम नहीं करेगा। तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा, ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अगर हम इस एंगल की बात करें तो आप ये लाइन अगर पूरी ध्यान से देखें, अगर ये वाला एंगल जो थीटा है, तो ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा नहीं हो जाएगा, ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब आपके सामने ट्राइंगल आ गया है, यहाँ से थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ट्राइंगल आप जो है ट्राइंगल क्या लेंगे, ई सी डी में, ई सी डी में ट्राइंगल में आप क्या लेंगे, चलिए तीनों कोणों का योग 180 होता है, अभी मैंने प्रूव किया है ये। तो इसके तीनों कोण ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा और प्लस 180 माइनस थीटा और बराबर हो गया 180। एक कोण तो ये हो गया आपका, एक कोण ये हो गया और तीसरा कोण आपका ये है, तीन कोण है आपके, ठीक है। तो 180 को जब इधर ले जाएंगे तो ये तो कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और माइनस थीटा बराबर जीरो। तो थीटा को इधर लेगी तो थीटा बराबर आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इस बात से आपको ये पता चला कि कैंची में बाह्य कोण जो होता है वो अंदर के तीनों कोणों के सम के बराबर होता है। कैंची का बाह्य कोण जो है वो अंदर के तीनों कोणों के सम के बराबर होता है। ये बात मैं आपको प्रूव कर चुका हूं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए, तो अब हमने ये थ्योरी पढ़ी है, अब इस पे हम कुछ क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे ताकि जो है आपका अच्छे से कवर हो जाए। आइए कुछ क्वेश्चंस को ले लेते हैं। तो आइए अब कैंची कॉन्सेप्ट पे हम कुछ क्वेश्चनों को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ये कि दिए गए चित्र में, नीचे दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। ये चित्र आपको दिया गया है, इसमें x का मान पूछा है, ये आपका अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। अभी मैंने आपको बताया कि अंदर के तीनों कोणों का योग जो है बाह्य कोण के बराबर होता है। इसका मतलब अभी हमने कैंची कॉन्सेप्ट में सीखा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस एक्स बराबर है गामा, ठीक है। आपसे x की वैल्यू पूछिए तो x को आप यहीं छोड़ दें तो गामा आपको यहीं रहने देंगे और इसको इधर ले जाएंगे, गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा। ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्वेश्चन कहाँ आएगा, देखो ये समझाने के लिए है, आगे चल के इस पे बड़े बड़े क्वेश्चन भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलिए, दूसरा इसमें थीटा का मान आपसे पूछा गया है, डबल कैंची आपको दे दी है, डबल कैंची आपको दे दी है तो दो कैंचियों का आपको प्रयोग करना पड़ेगा, दो ही कैंचियों का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इस कैंची का प्रयोग करेंगे, बड़ी वाली कैंची का, बड़ी वाली कैंची का आप प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें ये पूरा एंगल अगर आप देखो तो ये पूरा एंगल कितने का बन रहा है, 2 अल्फा का, ठीक है, 2 अल्फा हो गया, ठीक है। और ये कितने का बन रहा है जी,
2 बीटा, बीटा बीटा है दोनों, तो ये 2 बीटा हो गया। और ये कितने का बन रहा है जी 40, ठीक है। और इन तीनों को एंगलों का जो योग होगा वो बाह्य कोण के बराबर होगा, तो वो होगा 110। तो यहाँ से 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू आ जाएगा इधर घट के 70 डिग्री। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया आपका 35 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा का मान आया आपका 35 डिग्री। अब आपसे ये पूछा है जी, ये थीटा का मान ये पूछा है आपसे, तो अब आप छोटी वाली कैंची लेंगे, आप छोटे वाली कैंची को सोल्व करेंगे। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो एक अल्फा ये वाला आएगा, ये बीटा आएगा, ये आएगा, ठीक है। तो छोटे वाली कैंची में क्या लेंगे आप कि भाई अल्फा और प्लस, भाई ये वाली कैंची ले रहे हैं। अब आप जो ले रहे हैं वो ये वाली कैंची ले रहे हैं, ठीक है। ये वाली कैंची आप अगर आप ले रहे हैं, ठीक है, समझ जाना, ठीक है। ये कैंची आप ले रहे हैं तो वहाँ अल्फा है, यहाँ बीटा है। अल्फा प्लस थीटा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है 110। थीटा का मान निकालना है तो थीटा को वहीं छोड़ेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है 35 डिग्री आई है, और बराबर कितना है 110 के है, ठीक है। अगर आप यहाँ से इसको घटाएंगे 110 में से तो कितना आएगा, 110 में से 35 घटाएंगे तो 75 डिग्री आपका एंगल आ जाएगा। थीटा बराबर आपका 75 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे से कुछ कैंची के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन से लेंगे, ट्रायंगल, ट्रेपेजियम या और आगे का सिलेबस हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। अगर आपको हमारी वीडियो वास्तव में ही अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर तो ज़रूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप पहली बार देख रहे हैं, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। जय हिंद।